जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों, नोबेल अवार्ड के और भी विनर्स हमारे पास आ गए हैं और आज हमें लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में आज का विनर हमें मिल गया है। दोस्तों, साहित्य के नोबेल पुरस्कार अभी घोषित हुए और नॉर्वे के जो लेखक हैं इनका नाम है जॉन फोसे। यहां पर आप देख पा रहे हैं जॉन फोसे। तो जॉन फोसे को यह अवार्ड दिया गया है, यहां पर आप इस बात को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आखिर इन्हें अवार्ड क्यों दिया गया इसे समझते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने अपनी नाटक और कहानियों के माध्यम से उन लोगों की आवाज को पहुंचाने का प्रयास किया है जो बात नहीं कह पाते। तो मतलब इन्होंने इस प्रकार से नाटक और कहानियों को व्यक्त किया है कि दूसरों की फीलिंग्स को ये अलग अलग लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ऐसा कमिटी मान रही है और इस वजह से इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, जॉन फासे ने जो उपन्यास लिखे हैं तो उनका जो इस प्रकार से स्टाइल रहा है, इसे बोला जाता है फासे मिनिमलिज्म। क्या बोला जाता है इसे? इसे फासे मिनिमलिज्म बोला जाता है। और ये जो उपन्यास की इनकी शैली रही है इस नाम से जानी जाती है। दोस्तों, इनके बारे में बात करें तो जो इनकी किताबें हैं उनका ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा हुआ है। तो 40 से ज्यादा भाषाओं में इनका ट्रांसलेशन किया गया। और यहां पर देखिए, साहित्य नोबेल पुरस्कार की बात करें हम तो साहित्य नोबेल पुरस्कार अब तक 120 लोगों को इससे सम्मानित किया जा चुका है। इसमें टोटल कितनी महिलाएं शामिल हैं? तो इसमें 17 वीमेंस, 17 महिलाएं इसमें शामिल हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो कि भारतीय हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से भारतीय हैं जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो दोस्तों ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। और 1913 में इनको पुरस्कार दिया गया था और इनकी पुस्तक का नाम है गीतांजलि। क्या नाम है इसका? गीतांजलि नाम है, जिसके लिए 1913 में इन्हें लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए, मैंने आपको 2023 के नोबेल पुरस्कार के विनर के बारे में तो बता दिया, तो 2022 के बारे में भी बता देता हूं, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 2022 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो एनी ऑर्नेक्स को दिया गया था। किसे दिया गया था? एनी ऑर्नेक्स को। और ये फ्रेंच लेखिका है। क्या है ये? तो फ्रांस से इनका संबंध है। ये फ्रेंच लेखिका है जिन्हें पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, यहां पर हम बात कर रहे हैं रसायन के क्षेत्र में। तो आज ही मैंने आपको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ाया था। तो रसायन के क्षेत्र में तीन नोबेल प्राइज विनर हैं। पहले हैं माउंगी बावेंडी, दूसरे लुइस ब्रूस और तीसरे एलेक्सी एकिमोव। इन तीनों को मिला है। ये अमेरिका के हैं और अमेरिका के केमिस्ट हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इन्हें पुरस्कार क्यों दिया गया था। तो इन्होंने क्वांटम डॉट्स की खोज की थी और इसके डेवलपमेंट्स के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। तो ये जो नोबेल पुरस्कार मैं आपको बता रहा हूं, ये कल केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब दोस्तों, आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि क्वांटम डॉट्स क्या है। तो देखिए, क्वांटम डॉट्स को हम बोलते हैं नैनो पार्टिकल्स। तो नैनो पार्टिकल्स बहुत ही साइज में छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि हम इनके आकार के हिसाब से इन्हें कैटेगराइज नहीं कर पाते, लेकिन हम इनके प्रॉपर्टीज के आधार पर, इनके गुणों के आधार पर हम इसका निर्धारण कर सकते हैं, हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इन नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? जो क्वांटम डॉट्स हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर मॉनिटर में, टेलीविजन स्क्रीन में, मोबाइल में। जो आप मोबाइल यूज करते हैं उन सबको इग्नाइट करने के लिए, इल्यूमिनेट करने के लिए, रोशन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वांटम डॉट्स की लाइट बहुत तेजी से आती है। आपने जो मोबाइल फोन यूज किया होगा, लगातार आपकी स्क्रीन पर पड़ती है और आपको लगता है कि पूरी स्क्रीन में सारी इमेज बन रही है, जबकि वो लाइट है जो आपकी स्क्रीन में पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको पूरा पिक्चर दिख रहा होता है। ठीक है दोस्तों, इसका यूज हमारे यहां पर हेल्थ सेक्टर में भी किया जा सकता है। तो ट्यूमर पर अगर ये क्वांटम डॉट्स की लाइट डाली जाए तो जो हमारे सर्जन्स हैं वो टिश्यू देखने में उनको कोई भी ऐसी परेशानी नहीं होगी, वो टिश्यूज को देख सकते हैं, ऊतकों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर अब हम बात करते हैं भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वो भी मैं आपको अपडेट दे देता हूं। तो कल आपने केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पढ़ा और उसके पिछले दिन की बात करें तो फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसमें 3 व्यक्ति हैं। तो पहले व्यक्ति पियरे ऑगस्टिनी, दूसरे फेरेंस क्राउसेस और तीसरे एनी हुलियर। तो इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया था? तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी की थी, इस वजह से फिजिक्स के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार मिला है। तो इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी की।
अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इस प्रकार से मूव कर रहे हैं, जो सबसे आउटर, सबसे बाहर एटम के मूव करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्रीली मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट को बार बार चेंज करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब एंटर करते हैं तो उनसे बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में होती है। और इसी की स्टडी इन सभी वैज्ञानिकों ने की है। उससे हमें ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य जानने को मिलेंगे, किस प्रकार से ब्रह्मांड का ईज था। तो और भी बहुत कुछ हमें जानने को मिलेगा जो हमारे हेल्थ सेगमेंट में, मेडिकल सेक्टर में हमारे लिए बहुत ही ये कारगर होंगे, बहुत ही यूजफुल होंगे। अब देखिए, सबसे पहले जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी देने की, तो ये था मेडिसिन के क्षेत्र में, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और इसमें दो व्यक्तियों को पुरस्कार मिला। पहले कैटलिन करिको और दूसरे हैं ड्रू विस्मैन। अब आइए समझते हैं कि इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया था। तो दोस्तों, इन्हें पुरस्कार दिया गया था इनकी mRNA टेक्नोलॉजी के लिए। तो देखिए, mRNA टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने mRNA टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। mRNA जिसकी वजह से हमारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हुई, प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हुई, इसकी मदद से जो कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो दोस्तों, कोरोना वैक्सीन के जरिए दुनिया जो था वो कोरोना महामारी से ग्रसित था। तो इसी वजह से दुनिया को निकालने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिसे हम बोलते हैं mRNA। ठीक है दोस्तों, जब mRNA टेक्नोलॉजी के बारे में सबको पता चला तो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे फाइजर हो गई, मॉडर्ना हो गई, बायोएनटेक हो गई, इन्होंने कोविड वैक्सीन बनाई। और उस वैक्सीन का इस्तेमाल आप सभी को पता है, लाखों की संख्या में लोगों की मौत हुई। तो इस वैक्सीन का जब यूज किया तब जाकर के मौतें रुकी हैं। ठीक है, अब देखिए कैटलिन करिको की बात कर लेते हैं, जो मेडिसिन के क्षेत्र में विजेता रही। तो ये हंगरी देश की हैं। 1955 में इनका जन्म हुआ था हंगरी में, और ये पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी है जहां पर mRNA टेक्नोलॉजी पर उन्होंने काम किया है। और यहां पर ड्रू विस्मैन की बात करें तो यूएसए के हैं ये, और ये इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता की स्टडी करते हैं, किस प्रकार से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है उस पर स्टडी करते हैं। और इन्होंने बताया था कि अगर हम मॉडिफाइड mRNA का इस्तेमाल करें तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। देखिए, mRNA टेक्नोलॉजी होती क्या है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, mRNA को मैसेंजर RNA भी बोलते हैं। तो एक प्रकार से जेनेटिक कोड का छोटा सा पार्ट होता है, ये हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो प्रोटीन्स का जो सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है, वो आरएनए की मदद से भी होता है। और इसकी वजह से नई नई सेल्स डेवलप होती हैं जो वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ती हैं। समझे आप? तो हमारे शरीर में जब भी किसी वायरस और बैक्टीरिया का हमला होता है तो mRNA टेक्नोलॉजी की मदद से हम वहां पर बैक्टीरिया से लड़ सकते हैं, हमारे सेल वो लड़ सकते हैं, उस वायरस से लड़ सकते हैं। और इसके लिए प्रोटीन बनाने का जो मैसेज भेजती है वो mRNA भेजती है। तो दोस्तों, यहां पर आपको मैंने पूरी बात समझा दी। देखिए, 1901 से लेकर 2023 तक मेडिसिन के फील्ड में अब तक 227 लोगों को यहां पर सम्मानित किया जा चुका है। और यहां पर मैंने आपको पूरे अभी तक सारे अपडेट दे दिए, चारों अपडेट दे दिए, और आगे भी जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा करंट अफेयर से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, नोबेल पुरस्कार के बारे में हम जान लेते हैं। तो जो नोबेल प्राइज है दोस्तों, 1901 से देना स्टार्ट किया गया है। 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अभी इसमें जो प्राइज मनी है वो बढ़ा दी गई है, वो हो गई है यहां पर देखिए 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर हो गई है, जो लगभग 8.5 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस में आप कह सकते हैं 8.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। और हर साल विजेताओं की घोषणा की जाती है, हर साल। और देखिए, पुरस्कार जो है दिसंबर महीने में दिया जाता है, इसकी घोषणा अक्टूबर महीने में होती है। इसकी शुरुआत करने का श्रेय जाता है अल्फ्रेड नोबेल को, जो कि डायनामाइट के आविष्कारक थे। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार रखा गया। 10 दिसंबर को ये पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं। ठीक है, जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं, शांति को छोड़कर, शांति जो है ओस्लो में दिया जाता है ये अवार्ड, जो पीस प्राइज होता है, सारे अवार्ड स्वीडन में दिए जाते हैं। तो शांति का जो अवार्ड है ये नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी सारे जो अवार्ड होते हैं वो स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं। ये बात आपको याद रखना है। और देखिए, शुरुआत में केवल 5 ही थे,
जो अवार्ड थे इसमें छठवां इंक्लूड होता है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1969 में, और 1969 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पुरस्कार देना स्टार्ट किया गया। 1968 में स्वेरेजिस रिक्स बैंक ने आर्थिक विज्ञान क्षेत्र में पुरस्कार की स्थापना की थी और शुरुआत इसकी 1969 में हुई है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। संप्रीति 11 अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। और पीडीएफ के लिए दोस्तों @राजा गुप्ता करंट अफेयर्स लिख करके सर्च करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कमेंट बॉक्स पर पिन किया गया है, जहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को, ट्विटर में, और इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल में। इन सबका लिंक आपको कमेंट बॉक्स पर पिन किया गया है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।